स्लो, इतनी कमज़ोर रफ्तार नहीं हो कि वो कम्पीट नहीं कर सकें। तो हम चाहते हैं कि ये कम्पीट करें, इनकी लीडरशिप प्रोफेशनल हो, इनको लीडरशिप को बार बार बदलाया नहीं जाए और उनको मिनिस्टर या मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से बार बार इंटरवेंशन या मुदाखलत नहीं हो। तीसरा जो कानून आज अप्रूव किया काबीना ने, उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के टैक्सेस का निज़ाम है उसमें कई तरह की एग्जेम्पशंस हैं, यानी लोगों को छूट दी गई है टैक्सेस से, खुसूसी कंपनीज़ को या खुसूसी सेक्टर्स को। और इस कानून का मकसद ये है कि इन एग्जेम्पशंस में कमी की जाए ताकि जो टैक्स का निज़ाम हो वो यूनिफॉर्म हो, वो एक सतह पे हो हर एक के लिए, और उसमें खुसूसी मराहत नहीं दी जाएं कुछ तबकों को, ताकि ये शफाफियत भी हो और फेयर प्ले हो और एक मुनसिफाना तरीका हो। तो ये सिस्टम जो है इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए खुसूसी तौर पे होगा और इसके अच्छे फ़ायदे होंगे। और हमारी जो ख्वाहिश है और इस प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि टैक्सेस जो हैं वो इस अंदाज में कलेक्ट किए जाएं कि जिसका असर गरीबों पे कम पड़े। तो ये टैक्स एग्जेम्पशंस जो हैं कम करके या ख़त्म करके इसमें जो फ़ायदा है टैक्स इवेजन का वो भी कम होगी और टैक्स कलेक्शन जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये तीनों कवानीन हैं जिनके लिए आज अप्रूवल मिली है और हम इनको फास्ट ट्रैक के ऊपर इंशाल्लाह कानून साजी के लिए ले जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले चंद दिनों में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ताल्लुक़ है वो दोबारा फॉर्मल अंदाज में उसको स्टार्ट किया गया है। वो चंद महीने कोरोना वायरस की वजह से एक पॉज की शक्ल में था और इसके लिए भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के जो इंटरनेशनल बोर्ड है वो भी जल्द मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला उसके रिव्यू के बाद पाकिस्तान को वहाँ से जो फाइनेंशियल लेंडिंग है वो दोबारा जो है रिज्यूम हो जाएगी। तो इसके अलावा इकॉनमी के ऊपर मज़ीद बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर इशरत साहब से को भी मौका दूँ कि वो स्टेट बैंक एक्ट के ऊपर या ये SOE एक्ट पे कुछ कहना चाहें तो कहें, एंड देन हमारा बुनियादी मकसद आपके साथ क्वेश्चन आंसर करना है। और फिर कंक्लूजन से पहले मैं हमाद साहब से भी कहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें या क्वेश्चन आंसर में कोई भी चीज़ आप हम में से किसी से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जी शुक्रिया। मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया गया था वो है जो हमारे अहम कलीदी इदारे हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए, और उसमें स्टेट बैंक, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, FPR, कंपटीशन कमीशन, ये सारे जितने इदारे हैं, रेलवेज और PIA, और ये आवाज़ नहीं आ रही? जी आ रही है? अब आ रही है? ओके, सॉरी। तो ये कलीदी इदारे थे, इनको मजबूत किया जाए। वैसे तो हमारे पास इस वक्त 441 इदारे हैं हुकूमत पाकिस्तान के अंदर। पहले किसी को पता भी नहीं था कि हमारे इदारे हैं कितने और किस तरह बने हैं और कब बने हैं और क्यों बने हैं और इनको लीगल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हमने उठा के एक सर्वे किया तो पता चला हमारे पास 441 इदारे हैं, और कोई काउंसिल है, कोई कमीशन है, कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है, कोई सेमी ऑटोनोमस है, कोई ऑटोनोमस है। 16 किस्म के हमारे पास फंक्शंस जो थे वो परफॉर्म हो रहे थे अंडर दीज गाइड्स। तो पहले तो हमने कहा कि इसको अलहदा किया जाए 2 क्लासेस में। एक होगा ऑटोनोमस बॉडीज़, कॉरपोरेशंस, कंपनीज जो कि बिल्कुल
अलग तरीके से सर अंजाम देंगी काम, और दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स जो कि गवर्नमेंट के बजट पर मुनहसर होंगे और उनको हुकूमत जो है वो जैसे अटैच डिपार्टमेंट होते हैं उसके तरीके से वो उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर इन ऑटोनमस बॉडीज और कॉर्पोरेशंस में हमने एक फर्दर क्लासिफिकेशन की कि किसको हम रिटेन करेंगे गवर्नमेंट में और उसकी क्या वजह है, किस क्राइटेरिया पर रखेंगे। किसी के विम्स पर नहीं रखेंगे कि ये गवर्नमेंट का इदारा रहना चाहिए, तो उसकी क्राइटेरिया बनाएं कि ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का है इदारा, ये मार्केट फेलियर है कि जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मोनोपोली कर सकता है, इसलिए आवाम को और कंज्यूमर्स को नुकसान होगा, या कोई ऐसी इंटरवेंशन है जिसमें कि हुकूमत का काम होता है जैसे R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, ये पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। तो उनके बेसिस पर हमने कहा कि हम इनको रिटेन करेंगे और बाकी को हम वाइंड अप करेंगे, लिक्विडेट करेंगे, मर्ज करेंगे और प्राइवेटाइज करेंगे। ये जो 85 SOEs हैं जो कमर्शियल हैं, इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया कि इसमें से कितने जो हैं वो हुकूमत अपने पास रखेगी और कितनों को जो है वो प्राइवेटाइज करेगी। और ये रिपोर्ट आज भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पर है, इसको SOE ट्रायज कहते हैं और उसमें सारी आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जो हमें परेशानी आ रही थी जिसकी वजह से ये कानून आया है कि ये मिनिस्ट्रीज़ के कंट्रोल में होती थी, तो मिनिस्ट्रीज़ को इतनी परवाह नहीं होती थी कि उसका जो परफॉर्मेंस है और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। उनकी तवज्जो किसी और तरफ होती थी कि जो हमारे काम हैं हमने जो करने हैं वो करें। 19 ट्रिलियन रुपीस का इस वक्त सारे SOEs में हुकूमत ने पैसा लगाया हुआ है, एसेट्स की बेस बता रहा हूँ आपको, बुक वैल्यू, और 4 ट्रिलियन का उसका रेवेन्यूज आ रहा है। और पिछले साल 2017-18 में 268 बिलियन का लॉसेस हुए थे और इस साल वो कम होके 123 बिलियन के लॉसेस हुए हैं क्योंकि हमने कुछ रेमेडियल मेजर्स किए थे। ये कहीं दुनिया में कोई इदारे जो हैं वो इस तरह से इतने बड़े एसेट बेस पर और इतने बड़े रेवेन्यू बेस पर ये लॉसेस में नहीं जाने चाहिए। तो इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए ये कानून बना है। इसमें 3 जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हैं। एक तो ये होगा कि इनके साथ हमारे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आपने साल में ये करना है और आपने ये अचीव करना है और ये आपके KPIs और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और उसके बेसिस पे उनकी इवैल्यूएशन होगी। सेकंड, जो इस वक्त घिचमिच है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि कहीं पर चेयरमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं है, तो उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को हमने अलग कर दिया है। गवर्नेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट बोर्ड करेगा और मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा अलॉन्ग विद द CFO, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, और उसका भी तरीक़ाकार मुय्यन किया है कि किस तरह से सिलेक्ट हो। और आप सबको पता है कि अब तक नए प्रोसेस जो हमने 2018 में शुरू किया था उसमें हर पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज होती है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसकी शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनती है, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड होता है, सिलेक्शन बोर्ड में 2 आउटसाइड एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, और उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू करने के बाद इंटरव्यू कमेटी जो है वो कैबिनेट के पास भेजती है। सो इससे हमारे पास 56 चीफ एग्जीक्यूटिव्स आए हैं अभी तक इस प्रोसेस से, और अल्लाह के फजल से उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज थे जो हांगकांग में, लंदन में, दुबई में और अमेरिका में, जद्दा में काम कर रहे थे, वो आके
ان کو کبھی یہ خواب بھی نہیں تھا کہ وہ بغیر کسی کنیکشنز کے پاکستان میں آ سکیں گے. تو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب سے انسٹیٹیوشن بنتی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا میں اسٹیٹ بینک پہ آتا ہوں. میں یہ باقی آپ کے سوالات ہوں گے اس کے, تو اسٹیٹ بینک کا جو ہوگا وہ آپ کو بتا دیا ہے, بٹ اگر سوالات ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ٹائم کی کمی ہے, بٹ آئی ایم اویلیبل فار اینی کوشچن اینڈ آنسر آن بوتھ. تھینک یو عشرت صاحب. آئی تھنک کہ ڈاکٹر عشرت آبویسلی کافی کچھ اسٹیٹ بینک ایکٹ کے اوپر کہہ سکتے ہیں, لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کوشچنس آئیں, تو فلور از اوپن. جی سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس اور اٹانومی اور اس کے جو ساری کام کیے ہیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کیا چیز ہے کہ کوئی بندہ بات سے آ جائے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور کہاں سے کام بن جائے, تو 5 سال میں پتہ چلے تو وہ کہیں سے آئے تو پھر وہاں چلے گئے. ایک اور کوشچن ہے. آپ اس کا پہلے جواب نہیں مکس ہو جاتے ہیں. اس کا جواب دیں سر پہلے, آپ لینے دینا. آئی وانٹ ٹو ٹیک 3-4 questions and then answer. فرسٹ جواب دیجیے گا کیونکہ وجہ یہ ہے بڑا امپورٹنٹ. ہاں بالکل. اسٹیٹ بینک کی اکانومی ہے سر, کیا منسٹری آف فائنانس کو اگر آپ روڈ اور ان چیزوں سے نکال دیں گے تو کہیں بقول شہباز رانا کے یہ 5واں گورنر تو نہیں ہے کہ جو پتہ نہیں کس کو جواب دے. جی تو یہ اکانومی جو ہے اس کے اوپر بڑے امپورٹنٹ کوشچن, اور فسکل اور کوآرڈینیشن بورڈ جو آپ نے ختم کر دی ہے سر, یعنی اس کی پروپوزل ہے ابھی, تو یہ فسکل اور مانیٹری پالیسی کے درمیان کوآرڈینیشن کس طرح ہوگی سر؟ ٹھیک, ایک اور لے لیں پھر ان کا جواب دیں گے. یہ بتا دیں کہ یہ جو ایگزیمپشن اسکیم موجودہ آپ کیا ہے, کتنا ان کا والیوم ہے, اس کو کتنا کام کر کے کہاں پہ لا رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے 4,15,000 آفیسرز پر ملازمت ہیں, اس ریسٹرکچرنگ کے بعد ان لوگوں کا مستقبل. جی بالکل ٹھیک ٹھیک, آپ بھی کر لیں. سر یہ مجھے سر یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انفلیشن جو ہے جی یہ جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نان فوڈ اور نان انرجی کو دیکھتا ہے اسٹیٹ, کور انفلیشن کو دیکھتا ہے. انفلیشن جہاں تک ہیڈ لائن انفلیشن ہے وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے, تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے, وہ تو پروونشل گورنمنٹس کیا وہ کر سکتے ہیں. اور جب ہر 15 دن بعد ایک نوٹیفیکیشن انرجی یا پیٹرولیم کے حوالے سے آ جائے گا تو پھر آپ اس انفلیشن کو کیسے کنٹرول کریں گے. دوسرا یہ لاسٹ ایک سیکنڈ کوسچن کہ یہ جو کاپریٹ سیکٹر ہے ہمیشہ اسی کے اوپر سارا ٹیکس کا بوجھ کیوں لا دیا جاتا ہے. یہ سروسز سیکٹر اور آپ کا ریٹیل سیکٹر اور آپ کا جو کموڈیٹیز کا بزنس ہے اس کے اوپر آپ جاتے نہیں ہیں. آپ کو پھر بیچارہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر جو بیچارہ ابھی دوبارہ کچھ کھڑا ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی ایگزمپشن ختم کر کے ہم ان کے اوپر پھر کارپوریٹ ٹیکس ان کی ایگزمپشن ختم کر دیں گے, تو آپ انیشیٹو تو کوئی نہیں ہو. ٹھیک جی سر میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا انفلیشن سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ 15% تک جا چکا ہے ایس پی آئی اور سی پی آئی بھی ڈبل ڈیجٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ ہر ویک میں میٹنگ کرتے ہیں نیشنل پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کی, ہر دفعہ ڈائریکشن دیتے ہیں پروونسز اور پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. تو یہ رسمی سی میٹنگ ہوتی ہے, اس کا آؤٹ کم کیا رہا ہے, صوبے کیا کر رہے ہیں انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ پروگرام ریسٹور ہونے جا رہا ہے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد, تو کیا مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا؟ اس کے لیے 2 اسٹیپ کیا لیں گے کہ انفلیشن کم ہو, کیونکہ لوگ عام طبقہ جو ہے عام آدمی بہت پریشان ہے. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات کی ہے, تو پچھلے 2-2.5 سال میں جو پرائیویٹائزیشن کا جو پروگرام ہے وہ فلاپ چلا رہا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو آپ کے خیال میں آپ ماضی میں کامیاب پرائیویٹائزیشن کر چکے ہیں, تو یہ 2.5 سال میں ابھی تک کوئی قابل ذکر نشکاری پروگرام کامیاب نہیں ہوا, تو اس پہ کچھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ جی ٹھیک ہے, کافی ہو گئے کوشچن. ٹھیک دیکھیں, میں جو کوشچنز ہوئے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر سم آف اٹ, اینڈ دین جو
स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हैं और स्टेट बैंक के ऊपर भी थोड़ा आई वुड लाइक डॉक्टर इशरत साहब टू कम इन, और जो प्राइसेस के ऊपर है उसमें हमाद साहब को आई विल रिक्वेस्ट। ठीक, देखें जहाँ तक ये इशू है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी या स्टेट बैंक की अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी किसकी है, हमेशा पार्लियामेंट की, और अब भी इस लॉ में भी पार्लियामेंट जो है उसको स्टेट बैंक विल बी आंसरेबल। अच्छा, तो पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, और ये कहना मुनासिब नहीं है कि कोई आ जाएगा स्टेट बैंक में, कोई आता नहीं है स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है इज ए अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वी शुड बी केयरफुल इन द टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी वी यूज़। कोई ज़रूरी नहीं है इस तरीके से सवाल करना। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि जो प्राइवेटाइजेशन का इशू है, देखें प्राइवेटाइजेशन एक मुश्किल काम है और इसमें खुसूसी तौर पे इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है और बड़ी ट्रांजैक्शंस में फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल में एक स्लो स्टार्ट के बाद प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाया गया है, और कुछ कंपनीज ऐसी थी जो कोरोना वायरस अगर ना आता तो वो प्राइवेटाइज हो चुकी होती। अब चूँकि कोरोना वायरस की वजह से 6 से 9 महीने का एक ब्रेक आया है, तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखेंगे कि इसमें रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। जहाँ तक SOEs का ताल्लुक है, आई थिंक इशरत साहब आप अगर आंसर दे दें दैट वुड बी फाइन, एंड इफ एनीथिंग एल्स आप स्टेट बैंक के मामले में मज़ीद कुछ कहना चाहें। और हमाद साहब जो हैं वो प्राइसेस के बारे में जवाब देंगे, और मैं फिर ये बताऊंगा कि हम लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए क्या मदद दे रहे हैं ताकि उनके ऊपर दिक्कत नहीं हो इन कीमतों की। सर एग्जेम्पशन वाला सवाल पूछा गया था, ठीक है, वो भी एग्जेम्पशंस का ये बताएंगे आप। ठीक जी। पार्लियामेंट को ये जवाबदेह हो गया, अगर पार्लियामेंट को ये जवाबदेह है तो आपने नैब और FIA से इसको क्यों इम्यूनिटी दिलवा रहे हैं जी ओके, कामरान साहब आप। कामरान साहब जो हैं, कामरान अफजल साहब, ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान। ये अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल आपने पूछा है ये बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त जो मौजूदा स्टेट बैंक एक्ट है, इट हैज़ नो बेसिस फॉर अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसमें मैंडेट ही नहीं डिफाइंड हुआ स्टेट बैंक का कि उसने करना क्या है। प्रियम्बल में एक मुकम है, वो आपने सब ने पढ़ा हुआ है कि उसने अपना वो फाइनेंशियल सिस्टम की और क्रेडिट सिस्टम को रखना है। दी बिल दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस नाउ, जो आ रहा है बिल आ रहा है, वो ये डिफाइन करता है कि स्टेट बैंक का मैंडेट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। स्टेट बैंक ने आपकी इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना है। सो यू हैव अ प्रेमाइस फॉर अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी वो किसकी है? वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट नहीं हो सकती कि आपने इंटरेस्ट रेट ये रखा है, ये क्यों नहीं रखा, लेकिन आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि जो आपका मैंडेट था, आपने इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट में रखना था फॉर इंस्टेंस, आपने क्या किया। अकाउंटेबिलिटी जो है फिस्कल पॉलिसी की, वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर की। मॉनेटरी पॉलिसी की जब आपने ऑटोनॉमी दे दी स्टेट बैंक को, तो फिर द पार्लियामेंट कैन एंड विल कॉल द गवर्नर आस्किंग कि जी आपने इन्फ्लेशन आपने ये रखनी थी, आप कहाँ पे लेके जा रहे हैं, एंड दैट अकाउंटेबिलिटी इज नाउ वेल डिफाइंड इन द लॉ। पहले स्टेट बैंक के एक्ट में ये चीज़ कहीं नहीं थी कि पार्लियामेंट या नेशनल असेंबली या सेनेट उसको बुला सकती है, लेकिन आप वो उसको बुला सकते हैं, ना सिर्फ गवर्नर को बल्कि उसके किसी ऑफिसर को बुलाया जा सकता है। सो अकाउंटेबिलिटी का एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ये दे दिया गया। ये चीज़ें पहले भी हो रही थी, लेकिन इनफॉर्मली एज अ ट्रेडिशन ऑफ द गवर्नमेंट हो रही थी, बट नाउ इट्स बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। मैं आपको बताऊं किस तरह रुकेगा। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। वन इज एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस इन्फ्लेशन, जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो है एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस इन्फ्लेशन कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ा दी, गैस की प्राइस बढ़ा दी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी। दैट इज
definitely under the control of the federal government and the provincial governments. Second is imported inflation, कि अगर आपने एक्सचेंज रेट के ऊपर बढ़ा दिया और एक्सचेंज रेट की वजह से आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा महंगे हो गए, that will pass through the inflation. And third is the monetary policy induced inflation, which is कि अगर आपने इंटरेस्ट रेट को इतना ले गए जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल वो बढ़ गई, तो वो इन्फ्लेशन होगा. बट दुनिया में एक चीज़ का ख्याल रखें कि स्टेट बैंक खुद से ऑटोनमस नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट ऑटोनमस आउटसाइड द गवर्नमेंट, इट इज़ ऑटोनमस विद इन द गवर्नमेंट. जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है वो हर साल बैठती है और वो कहती है कि इस दफ़ा जीडीपी का ग्रोथ रेट ये होगा, इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट ये होगा. और तो हमें जब ये टारगेट्स मिलते हैं तो हमें मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है उसी के हिसाब से देनी पड़ती है. अगर हम उसको एक्सीड करेंगे वी विल हैव इन्फ्लेशन. सो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का है, इट इज नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट बैंक, एंड द सेटिंग ऑफ द टारगेट्स is the responsibility of the National Economic Council, which consists both of the federal and the provincial governments. So let me clarify, and I've been a big advocate of autonomy, that we have operational autonomy, but not the target setting autonomy. And Kamran is quite right. In this law, we have explicitly provided the accountability in the hands of the Parliament. अभी तक गवर्नर, मैं तो एक दफा भी जब गवर्नर था कभी पार्लियामेंट ने मुझे नहीं बुलाया, बट नाउ द गवर्नर विल बी कॉल्ड बाय द पार्लियामेंट. जी प्राइसेस के हवाले से जो बात हुई, स्टेट बैंक का जो इन्हिसार है वो कोर पे है और एसपीआई पे नहीं है या हेडलाइन इन्फ्लेशन पे नहीं है. देखें, ये तो पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि स्टेट बैंक्स का सारी दुनिया में इन्हिसार कोर पे होना चाहिए या हेडलाइन इन्फ्लेशन पे होना चाहिए. अमूमन ममालिक का आप कोर पे पाएंगे इन्फ्लेशन. इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेडलाइन इन्फ्लेशन की तरफ तवज्जो नहीं देते. इसका मतलब ये है कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें वो ज़्यादा रिलायबल बेंचमार्क कोर को कंसिडर करते हैं, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन उसको कहा जाता है जो इकोनॉमिक फंडामेंटल से इन्फ्लेशन ड्राइव हो रही होती है, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है और हाईली इरेटिक भी होती है. अगर आप इतनी इरेटिक चीज़ के ऊपर जो डिमांड एंड सप्लाई पे कभी कभी बाकी मईशत से हट के एक्ट कर रही हो, उस पर अगर आप अपनी इंटरेस्ट रेट सेटिंग शुरू कर दें तो एक दिन आपका इंटरेस्ट रेट 17 होएगा, दूसरे दिन 4 होएगा, तीसरे दिन फिर 15 होएगा. दैट इज़ द रीज़न. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन के अंदर वो हेडलाइन को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं. दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक खाने पीने की अशिया का ताल्लुक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये अब सिर्फ स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होगी. जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडलाइन इन्फ्लेशन खाने पीने की अशिया है वहाँ पे वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ज़िलाई हुकूमतें भी और ज़िलाई एडमिनिस्ट्रेशंस भी वो अपना किरदार अदा करती रहेंगी. थैंक यू. जी मैं देखिए, मैं 2-3 चीज़ें इन्फ्लेशन के ऊपर करना चाहूँगा. इन्फ्लेशन को कैसे काबू किया जा सकता है या हुकूमत क्या कर सकती है. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत क्या कर रही है. पहली, हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि अपने जो अखराजात हैं और अपनी जो आमदनी है उसमें कैप कम से कम रखे. तो इस हुकूमत ने अपने अखराजात आपने देखे हैं कि बहुत सख्ती से कंट्रोल किए, और इसी वजह से पाकिस्तान की तारीख में कभी कभी ऐसे हुआ है कि जो आमदनी और अखराजात का फ़र्क है, जिसे प्राइमरी बैलेंस कहा जाता है, वो सरप्लस है. पाकिस्तान में 400 बिलियन अरब रुपए सरप्लस. ये क्यों है? इसलिए कि हुकूमत ने अपने अखराजात को कंट्रोल किया है और अपनी आमदनी से उसको कम रखा है, और साथ ही साथ हुकूमत ने स्टेट बैंक से कोई बोरोइंग नहीं की. इस हुकूमत ने बजट के अलावा किसी को कोई ग्रांट, और ताकतवर लोगों और ताकतवर जो इदारे हैं उनको बजट से ज्यादा नहीं दिया. तो बहुत एक अज़्म के साथ ये हुकूमत जो है अपने अखराजात कंट्रोल कर रही है ताकि इन्फ्लेशन पे काबू पाया जाए और ज्यादा बोरो करने की
ज़रूरत न पड़े। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह अभी हमाद अजहर साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन के जो कंपोनेंट्स हैं, इशरत साहब ने भी कहा कि अगर बाहर से चीज़ें आ रही हैं, और पाकिस्तान में बहुत चीज़ें बाहर से आती हैं, पेट्रोल है, गैस है, डीजल है, दालें हैं, चाय है, घी है, 40 लाख टन गंदम है, 5 लाख टन शक्कर है। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर बाहर की इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं तो प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में नहीं होता कि वो बाहर की दुनिया में अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो उन पे काबिज हो जाए। क्यों? अभी अगर घी की कीमतें बढ़ी हैं तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया में पाम ऑयल जो यहाँ पे आता है, घी की शक्ल इख्तियार करता है या पकाने के तेल में काम आता है, तो उसकी कीमतें तकरीबन दुगनी हो गई हैं। तो एक तो ये वजह है, लेकिन हम तो ये कर सकते हैं ना हुकूमत की जानिब से कि लोगों तक मदद पहुंचाएं। और इस हुकूमत ने 1.5 करोड़ लोगों को जब कोरोना वायरस आया तो पैसे दिए, और अब 70 लाख लोगों को हर क्वार्टर पैसे मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो कि जिनकी आमदनी कम है। दूसरी जानिब कई तरह की चीजें हैं जो अपनी कीमत से कम बेची जा रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत ले रही है। 5 चीजें हैं जो हमेशा यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत पे बेची जा रही हैं, और अब इंशाल्लाह कल ईसीसी रमजान का पैकेज अडॉप्ट करेगी जिसमें मजीद 15-20 चीजें होंगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमाद साहब को कि जो कीमतों का डिफरेंस है जो मार्केट में और जो यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में, वो आपको बताएं ताकि आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और लोगों को भी पता पड़े। उसके अलावा देखें किन लोगों को सपोर्ट दी जा रही है। तकरीबन 200 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम में कमजोर तबकों के लिए रखे गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया के सामने पैसे दिए जा रहे हैं, और सिर्फ एक ही उसका क्राइटेरिया है कि आप पाकिस्तानी हैं, भले किसी भी पार्टी के हों, आप किसी भी इलाके की हों, और खुसूसी तौर पे अगर आप देख रहे हैं कि ख़वातीन को ये पैसे मिल रहे हैं। दूसरी जानिब 72% लोग जो बिजली खर्च करते हैं उनका बिल में बड़ा हिस्सा हुकूमत का होता है। 92% लोग जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा बिल पे करने में हुकूमत का होता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर ट्यूबवेल ज़राअत में जो काम आता है उसमें 100% ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने वालों का बिल जो है उसमें बड़ा हिस्सा हुकूमत का होता है। और इसी तरह से अब ये कोशिश हो रही है कि कैसे हम बेहतर अंदाज में हुकूमत की इमदाद जो है लोगों तक पहुंचा सकें, यानी टारगेटेड सब्सिडी हो। ये नहीं हो कि हर एक को, चाहे वो अमीर है या गरीब है, हुकूमत के पैसों का फायदा मिले, बल्कि फकत उन लोगों को मिले जो अमीर नहीं है, यानी जो कम आमदनी वाले हैं या दरमियानी आमदनी वाले लोग हैं। और इसी तरह से आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो पॉलिसी है टारगेटेड सब्सिडी की, इसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, और आने वाले दिनों में इसके असरात जो हैं और ज़्यादा वाज़ेह होंगे। तो हमाद साहब, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन अ बिट अबाउट द यूटिलिटी स्टोर्स एंड देन वी विल गेट आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो इस वक्त 5 अशिया हैं जो जिससे सब्सिडाइज हैं, जो 3 उसमें सबसे ज़रूरी हैं। आटा 800 रुपये kg 1 साल से ज़्यादा पे सप्लाई किया जा रहा है। इसी तरह शक्कर 68 रुपये और घी 175 रुपये kg, और इन कीमतों को तकरीबन अब 1.25 साल के करीब हो चुका है, ये बरकरार है। और आज वफाकी काबीना ने फैसला किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत पे कि इन कीमतों को फ़िलहाल बरकरार रखा जाएगा, और घी की भी। और इसी तरह जो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जो हमारा रमज़ान पैकेज है उसकी तफसीलात आपको जैसे ईसीसी से वो हमारे पास होती हैं, रेटिफाई होता है, तो आपको वो भी दे दी जाएंगी। जी, पहले ये एग्जेम्पशंस का आप जरा बताएं। जी चेयरमैन साहब। एग्जेम्पशंस के हवाले से पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस साल जब स्टार्ट हुआ तो हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, आपके इल्म में होगा।
اور اس کے اوپر ہم نے را مٹیریلس اور انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس پہ اور ود ہولڈنگ ٹیکس بھی انہی را مٹیریلس پہ ہم نے کم کیا، تقریباً 40 ارب کا ہم نے ریلیف دیا. تو اس سال کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا، اور یہ آپ کو جان کے یقیناً خوشی ہوگی کہ اس پورے سال میں کوئی اور نیا ٹیکس بھی نہیں لگایا جا رہا، بلکہ پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے کئی فوڈ آئٹمس پہ، کئی کرونا ریلیٹڈ آئٹمس پہ ہم نے فردر ریلیف دیا، جو تقریباً 5 سے 10 بلین اس کے مد میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے فردر سبسڈیز دی. جب سال سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے ایک ڈاکیومنٹ FBR میں پبلش کیا تھا جو آپ کے علم میں ہوگا، جو ٹیکس ایکسپینڈیچر اسٹیٹمنٹ تھی، اور جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 1185 ارب کے قریب ہم تینوں ٹیکسز میں سبسڈیز دے رہے تھے، اور جو کہ ابھی باقی دنیا کے جو ملک ہیں، جو کمپیریبل کنٹریز ہیں، اور انڈیا سے بھی ہم زیادہ سبسڈیز دے رہے ہیں. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک میں چونکہ غربت ہے، کورونا کی وجہ سے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ ہم یہ دیکھتے ہوئے، اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی خاص جو ہدایت تھی کہ جو فوڈ آئٹمس ہیں اور جتنے بھی عام روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں، ان پہ کوئی ٹیکس ایسا بلکہ ریلیف ہی دیا جائے. تو وہ یہی ابھی تک جو فائنانس منسٹر صاحب کی نگرانی میں جو کمیٹی ہے، وہی ہم اسی سلسلے میں مسلسل اس پہ غور و خوض کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو سیکٹر تھا جو کارپوریٹ انکم ٹیکس کے حوالے سے، اب آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس کے جو سبسڈیز ہیں، جو ان کے اوپر جو زیادہ انحصار ہوتا ہے، تو ڈائریکٹ ٹیکس سے زیادہ انحصار کیا جائے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے کارپوریٹ انکم ٹیکس کے حوالے سے ہم نے اس کو فردر ریویو کیا اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ کارپوریٹ چونکہ یہ ریچر سیکٹرز آف سوسائٹی ہوتے ہیں، تو اس میں جہاں جہاں ہم کوئی ایسے سمجھتے تھے کہ جو زیادہ اسپیسیفک کوئی کہیں پہ تھیں، ان کو جنرل ایگزمپشنز میں ہم لے کے آ رہے ہیں، اور بہت ساری جیسی جنرل ایگزمپشنز تھی ان کو ہم ٹیکس کریڈٹ رجیم میں لے کے آ رہے ہیں. تو جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ اگر اکانومی اس میں ابھی جس طرح سے جیسے آہستہ آہستہ ماشاء اللہ ریکور ہو رہی ہے، تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کوئی 70 بلین سے 140 بلین کے درمیان میں، یہ ڈپینڈ کرے گا اکانومی کیسا بہیو کرتی ہے، تو ہم کہیں یہ لیکن اگلے سال سے امپیکٹ ہوگا. یہ میں واضح کر دوں کہ یہ سارے میئرز 1 جولائی سے نافذ العمل ہوں گے، اور اس کا جو امپیکٹ آنا ہے وہ اگلے سال کے دوران میں پورے فائنانشیل ایئر میں آئے گا. تو ان 3-4 مہینوں میں اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. اور جو اس وقت ہم ڈائریکٹ ٹیکس میں ایکسپینڈیچر جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں، وہ پچھلے سال اسٹیٹمنٹ کے جس میں ذکر کیا، وہ اراؤنڈ 380 بلین کی اس وقت ڈائریکٹ ٹیکس میں سبسڈی تھی، جس میں سے کچھ ہم پارٹلی وڈرا کر رہے ہیں. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اکانومی کیسے آگے چلے گی، وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. جی وہ سوال کر رہے ہیں، پھر آپ کر رہے ہیں. آپ سیٹی صاحب اگر مجھے پرائس اسٹیبلٹی کی ڈیفینیشن ذرا کاٹی نو سے پڑھ کے بتا دیں فارمل ایجوکیشن میں. اوکے، پرائس اسٹیبلٹی لا میں ڈیفائن نہیں ہوگی، بٹ آپ نے سوال پوچھا تو میں آپ بتا دوں. پرائس اسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ اس میں ایراٹک موومنٹس نہ ہوں. ایک تو اس کی وہ جو پرائمری چیز یہ ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ایراٹک موومنٹس ان دی لیول آف پرائسز. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیبلشڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انفلیشن مسٹ بی ان سنگل ڈیجٹس. ایک مائلڈ لیول آف انفلیشن وہ آپ کو پتا ہوگا اکانومی میں ہوتی ہے. when economies are growing تو there will be a mild level of inflation. You can't say کہ وہ 2% ہو جائے 3% ہو جائے, but the rule is کہ single digit. But جب وہ 5 کو کراس کرتی ہے یا 7 کو کراس کرتی ہے under various circumstances, when the economy is, in particular if the economy is not growing, so that can be problematic. آپ اس ڈیفینیشن کو اسٹریٹ جیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ دیٹ ول ویری فرام اکانومی ٹو اکانومی اینڈ گلوبل انوائرمنٹ. اینڈ دی گلوبل انوائرمنٹ. اگین تھینک یو کہ آپ کو جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس کو بھی دیکھنا. بٹ یور کوشچن اباؤٹ پرائس اسٹیبلٹی, ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی وڈ بی دس کہ نو ایرٹک موومنٹس. ایک اور چیز کلیئر کر کے میں سوال پوچھتا ہوں, آپ ذرا اکاؤنٹیبلٹی کی کلوز میں پڑھ لیجیے ہم سب کے بینیفٹ. اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے اس وقت میرے پاس بل میں شاید نہیں لایا ہوں. آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کی آپ کی جو کلوز ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ پارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کرے گا. اس پہ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ اس کو سمجھ سکے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کس چیز کی ایک منٹ میں آپ کو ایک ایک کر کے دوں نا. دیکھنا, لیٹس ناٹ لوز دس سائٹ. The Parliament does not require a specific act to summon anybody. The Parliament can always summon anyone. So یہ تو آپ یہ نہ کہیں کہ پارلیمنٹ کو یہ قانون اختیار دے گا. پارلیمنٹ از سوورن. نیکسٹ کوسچن. سر پارلیمنٹ نے جو ماضی میں گورنر سیکرٹری کو سمن کیا وہ نہیں آئے. دس از دی ہسٹری, آپ ریکارڈ چیک کرنا چاہیے.
अच्छा, let me put the question now. When there is no trust, आपने देखा ना एक बात करके you cannot just be like that, like we respond to it. देखो ना, FM को आप कहते हैं, FM को कहते हैं हमारी बात का जवाब मैं जवाब देना चाहता हूँ, सुनते नहीं अच्छा, मैं सवाल करने की तरफ जा रही हूँ। नहीं अब बता पड़ा कि क्यों लाए थे फाइनेंस सेक्रेटरी को? No, listen now, listen. The governor cannot refuse. No, you cannot. He cannot refuse the parliament. He cannot. यार बात तो सुन लो ना भाई, बात सुन लो. He cannot even refuse a standing committee of the parliament, whether it's a national assembly or it's a senate. But if he's committed, like मुझे बुलाया सेनेट की वो अपना ये एनए की स्टैंडिंग कमेटी ने, तो I was called for a contempt notice by the Supreme Court. तो कल को आप कहेंगे जी नहीं गया, तो मैं I had to go for that contempt notice. इस तरह नहीं होता. नहीं, no functionary of the state can deny the legitimate orders of a parliament, for God's sake. देखो let's come to the next question now. एक इंसिडेंट पर, एक आइसोलेटेड इंसिडेंट पर पूरे लॉ को तुमने Let me put a question, sir, with all due जी respect. जी चलें, बहस My तक question नहीं is, हो. when there is no definition of the price बहस नहीं करनी stability है. in the proposed bill, आप किस चीज के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराओगे? नंबर वन. नंबर Let's stop at number one. मैं जवाब तो दे लूँगा यार, मतलब ये तो ना करो ना, फिर कहो कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला. Sir, please, All right. Number two, till April last year, even till November, December of last year, the Ministry of Finance was tooth and nail opposing all these proposals which are now part of the final bill. What happened in past couple of months that you changed your position in return of what? Number three, which is more important, when the Governor State Bank of Pakistan is not answerable to any institution of the federal government as per your proposed law, who will hold him accountable without the explicit law? Why don't you follow the Union model where the governor fails to perform? Okay. आपका ये सवाल था अकाउंटेबिलिटी वाला. अकाउंटेबिलिटी मौजूदा एक्ट में कहाँ है? There is no accountability in this existing law. Do you know of a section जहाँ पे है? There is none. There is only a coordination mechanism where the policy, fiscal policy and monetary policy shall be coordinated. That's about it. The new bill has an explicit accountability provision which you will not find in the old law. Now, accountability has to be balanced with autonomy. अगर आप accountability इतनी बढ़ा देंगे कि हर रोज फाइनेंस सेक्रेटरी ने गवर्नर को बुलाया हो, तो where is the autonomy? You want to make institutions work. You want to give them sufficient autonomy ताकि वो अपना कर सकें. You do not want to control the exchange rate policy. You do not want to control the monetary policy. But yes, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है. Who is going to hold him accountable? जो मैंने पहले कहा, just like the finance minister is accountable ultimately to the parliament, so will the governor. दूसरा ये होता है जो अभिषेक साहब ने बड़े अच्छे मुदर्रल तरीके से आपको कहा है कि इन्फ्लेशन सेटिंग इज नॉट द रिमिट ऑफ द गवर्नर. इन्फ्लेशन सेटिंग टारगेट जो है दैट इज द रिमिट ऑफ द गवर्नमेंट. वो एनईसी करेगी. इफ द गवर्नर फेल्स टू परफॉर्म, यस ही विल हैव टू आंसर. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाई डू यू नॉट बिल्ड एक्सप्लिसिट रिमूवल क्लॉजेस इन द एक्ट व्हिच कैन infringe the autonomy that is within the government, not beyond it. तो आपने ये सारा check and balance रखना होता है. Now I forgot your third question. हो गया था. चले, आई थिंक शहबाज वो तो आप 8 सवाल कर चुके हैं, तो 9 और 10 चेंज हो गया. एक मिनट शहबाज, आई थिंक देखो तुम्हारे प्राइस स्टेबिलिटी का चांसलर ऑफ एक्सचेकर ऑफ यूके सेंट अ लेटर every year to Governor Bank of England कि इस साल आपके इन्फ्लेशन टारगेट ये है, और वो अगर अचीव नहीं करता है he has to explain to the House of Commons कि क्यों नहीं हुआ है. Same thing will happen here because there's no accountability clause under which I worked. So आपका जो FD ऑर्डर लॉ है उसमें ये रिक्वायरमेंट और पिछले आप 15 साल से आप देख रहे हैं. नहीं, वो देखो वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का SBP एक्ट 1956 अमेंडेड टिल 2006 तक तो कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी. नाउ द अकाउंटेबिलिटी वुड बी कि व्हेन द गवर्नमेंट गिव्स अ टारगेट ही हैज टू एक्सप्लेन व्हाई ही हैज नॉट attained that, and if the answer is unsatisfactory he can be removed.
Okay जी, I think last two questions please. रियाज टाइम साहब, जी जी रियाज please. टाइम साहब। जी जी. डॉक्टर साहब, आपने अभी जो महंगाई के हवाले से एक बताया कि गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंसेस हैं जी. वो आमदन से कम रखे, एक एलिमेंट है महंगाई को कंट्रोल करना। जी. सर माजरत के साथ कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई के जो मेन महरकात हैं जी. वो कार्टल्स हैं, माफियाज हैं, वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप क्यों नहीं उस पर फोकस करते? जब प्राइम मिनिस्टर आपको पाबंद करता है कि आप मीडिया को आंसरेबल है और जाकर उनको बताएं, आपकी तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स के जो जिम्मेदारान हैं प्लस जो पाकिस्तान ब्यूरो शुमारियात है वो जो फिगर्स बताता है वही जाकर आप उनको उधर पेंट रोजी पिक्चर पेंट कर देते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे अगर साहब के साथ माजरत के साथ कि इन्होंने 70 अरब रुपए का जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है, मिस यूज ऑफ सब्सिडी अरबों रुपए की यूटिलिटी स्टोर में हो रही है, ये उधर क्यों नहीं चेक करते? वहां हुक्मरान जो बोर्ड के चेयरमैन है वो तरीके इंसाफ के मेन फाइनेंसर थे, यूएई से बैठकर वो आपको पैसे भिजवाते थे, तो उसको आपने निकाल दिया। एमडी की करप्शन आपको नजर नहीं आती कि वो सब्सिडी का मिसयूज कर रहे हैं? सर उस पर गौर करें महंगाई के। और तीसरी बात ये है, और अब आप कितनी तकरीर करेंगे कि आप उस वक्त नजकारी के मिनिस्टर थे, जब मैं उस वक्त एक्सप्रेस में था, उस वक्त आपने पीटीसीएल की नजकारी में जो अपना आपने बड़े अच्छे तरीके से जो भी है, आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो सकी। $800 मिलियन की आपका नजकारी का प्रोग्राम बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। एसओईज का जो आप ये डॉक्टर ईश्वर साहब जो बैठे हैं ये कह रहे हैं कि एसओईज के 441 इदारे हमने डिफाइन किया और उसके बाद हम इनको जो खसारे का शिकार इदारे हैं उनको हम बेहतर पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इदारा आपने नहीं किया, वो आपका प्रोग्राम फ्लॉप किया, आप क्या कर रहे हैं सर? सवाल कोई नहीं है। ये क्या है? इतना खुश हो रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं क्या? तकरीर करके इतना खुश हो रहे हैं? जी जी अभी सेनेट के इंतखाबात में अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से अब आगे इंतखाबी अमल होगा, तो इस दौरान हमने ये देखा है कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने आप पर एतमाद नहीं किया। क्या ये इखलाकी तौर पर आपके लिए बेहतर ना होता कि आप ओहदा छोड़ देते और मुंतखब अवामी नुमाइंदे जो मौजूदा हुकूमत में से वो इस मुल्क की मईशत को संभालते हैं? जी 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 प्लीज। स्टेट बैंक से मुताबिक लॉस का कहा है, उसको आपने इन्फ्लेशन का भी कहा है, तो उसके ऊपर सूबे कितने ऑन बोर्ड हैं और क्या आप समझते हैं कि इसको सीसीआई से कवर भी चाहिए होगा? इसका नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब मैं किधर से? जी 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 पिछले साल से जी जनाब, मुझे बड़े पसंद है, मेरे साथ 28 साल से इसी तरह। जी सर ये बताएं, ये जो 85 आप कमर्शियल इदारे कह रहे हैं, इसमें कितने इदारे हैं जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे आएंगे? और डॉक्टर साहब आपसे ये जो आज कवानीन आपने बताई, मेरे ख्याल हम सबको पता है कि IMF की रिक्वायरमेंट थे और प्रोग्राम की रेस्टोरेशन के लिए ये इनका होना ज़रूरी था। तो एक जो पावर सेक्टर का टैरिफ रेज हुआ है ₹3.32-33 में से हाफ हो गया, तो हाफ की कौन सी डेट है, कब से वो मजीद जो है इंक्रीज होगा? और गैस की प्राइसेस का भी जो IMF के साथ तय है पावर सेक्टर और गैस का, ये कब से नोटिफाई करेंगे मजीद? जी मैं बता दूं आपको, आउट ऑफ 85, 51 are making profits, 1 is break even and 33 are making losses. तो उसमें से और बहुत प्रॉफिट वाली भी और लॉसेस वाली को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे 3 हिस्सों में किया है। कुछ को इमीडिएट प्राइवेटाइजेशन करेंगे, वो कितने हैं सर? वो है कोई मेरा ख्याल है कि 28 या 29 के करीब हैं। आई डोंट रिमेंबर द डेट्स, में आपको रिपोर्ट में मौजूद है। सर वेबसाइट पे है, वेबसाइट पे आप चले जाएं। सर आप बता दें जरा। और दूसरा जो है वो है एक्टिव लिस्ट पे आएगा जब ये प्राइवेटाइजेशन, जैसे चेयरमैन उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारा प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम जो है वो 9 महीने से 1 साल तक डिले हो गया है, तो जो लिस्ट पे हैं पहले हम उनको प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उसके बाद ये सेकंड लिस्ट आएगी और फिर थर्ड लिस्ट। 3 लिस्टें हैं प्राइवेटाइजेशन। ये मेरा ख्याल है कि मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरा ख्याल है कोई 35-40 के करीब होंगे, 44 होंगे। देखें जी, जहाँ तक सेनेट की इलेक्शन का है तो आइन इजाज़त देता है कि कोई भी शख्स 6 महीने तक मिनिस्टर की हैसियत में रह सकता है और उस दौरान में उसे
नेशनल असेंबली या सेनेट की इलेक्शन जीतनी होती है, तो आइन के मुताबिक ही हर एक चल सकता है, और इंशाल्लाह आइन के मुताबिक ही मैं भी चलूँगा। जहाँ तक आपके सवाल हैं कि जी ये IMF के प्रोग्राम के सिलसिले में है, या आपने क्या नाम क्या बताया था, रियाज थईम जो जिन्होंने बड़ी एक तकरीर की, उनका अभी बस सुन लें। तो देखें, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको तनकीद और तकरीर और सवाल के बहाने क्रिटिसिज्म को सहने की आदत डालनी पड़ती है। ये हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर आदमी कोई भी बहाना करके कुछ भी कह सकता है, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो ये आप पे लाजिम है कि आप सुने, और उनकी बात में अगर कुछ सच्चाई है तो उससे कुछ सीखें, और अगर वाकई कोई सवाल है तो उसका जवाब देने की भी कोशिश करें। तो जहाँ तक IMF के प्रोग्राम का इससे लिंक है, तो हमें हर बार ये पूछना चाहिए कि आखिर IMF प्रोग्राम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, या इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के लोगों ने जिन्हें चुना है, जिनको वजीर आजम बनाया है, जिनसे उनकी उमंगें वाबस्ता हैं, तो वो क्यों गए हैं IMF? वो इसलिए गए हैं IMF कि पाकिस्तान को IMF की जरूरत थी। वो इसलिए गए हैं IMF कि उनको तबाहशुदा हुकूमत मिली, उनको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा मिला $20 अरब का। उनको मईशत ऐसी मिली जिसमें डॉलर्स जो हैं वो ना होने के बराबर थे, और पिछली हुकूमत ने 5 साल जो उनके गुजरे उसमें एक्सपोर्ट्स के बढ़ाने की रफ्तार 0 से भी कम की। तो अगर आपको एक हुकूमत मिले जिसमें 5 साल में एक्सपोर्ट्स की रफ्तार मनफी हो, जिसमें डॉलर्स जो रिजर्व्स थे उनको आधे से भी कम कर दिया जाए, और अगर आप स्वैप्स का एलिमेंट उसमें डाल दें तो तकरीबन 0 के बराबर हों, और आपके कर्ज इतने हैं कि 6,500 अरब रुपए के कर्ज पे फकत सूद देना पड़ा है इनको पिछले 2.5 साल में। तो वो इसलिए गए। कोई भी आदमी डॉक्टर के पास क्यों जाता है? तो कोई ये नहीं कहता है कि जी क्यों गए। वो जी माजी की बात न करें भाई, अगर माजी के असरात से निपट रहे हैं तो क्यों ना करें? क्या 2 साल माजी की बात है? तो आई थिंक कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने कितने बड़े फैसले लिए हैं, किस मुश्किल से मईशत को इस्तेहकाम दिया है, कैसे अपने अखराजात कम किए हैं, कैसे प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करके उनको मराद दे के बिजली, गैस, लोन्स, पेरोल एक्सपेंसेस, हाउसिंग पैकेज, इन तमाम चीजों को देकर, जबकि हमारे आसपास इंडिया, बांग्लादेश सबके एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं तो पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी बड़ी इंडस्ट्री 10.8% बढ़ रही है। सीमेंट के कारखाने 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। टेक्सटाइल के कारखाने 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और इनको मानना चाहिए। साथ ही साथ दिक्कतें हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो पहले शख्स होते हैं जो दिक्कतों को एक्सेप्ट करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज भी काबीना में बड़े फैसले हुए हैं। और ये एक चीज के ऊपर इस गवर्नमेंट का मुकम्मल मैं समझता हूं ईमान है कि पाकिस्तान के लोग, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के कमजोर तबके, वही इस हुकूमत का महवर है। यहां पर यह नहीं है कि अपने खानदान को आगे लाना है, अपने दोस्तों के धंधे आगे लाने हैं,
अपने बच्चों की सियासत आगे लानी है। इमरान खान का इंटरेस्ट और पाकिस्तान के लोगों का इंटरेस्ट एक है, और आई थिंक यही चीज इंशाअल्लाह ताला उनको आगे चलकर, अभी तक भी कामयाबी दी है, आगे चलकर भी इंशाअल्लाह कामयाबी। थैंक यू।